एक छोटे से गांव धूमपुर में एक बूढ़ा किसान लक्ष्मण अपने पोते रघु के साथ रहता था। लक्ष्मण का एकमात्र सहारा उसका पोता रघु ही था। रघु के माता पिता बहुत समय पहले बीमारी में चल बसे थे। एक पुराना खेत जहां अब काम नहीं होता। जमीन सूखी और बेजान है। चारों ओर खामोशी है। सिर्फ पक्षियों की हल्की आवाज सुनाई देती है। बाबा, जमीन का क्या होगा? सेठ चौरसिया ने हमारी सारी जमीन हथिया ली। अब हम कहाँ जाएंगे? तू जानता है रघु, सेठ चौरसिया के साथ काम करना कोई साधारण बात नहीं थी। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं बताया। रघु आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है कि उसके दादा ने क्या छुपाया था। क्या मतलब बाबा? आपने क्या छुपाया? आपने तो हमेशा कहा था कि सेठ अच्छा आदमी है। सेठ अच्छा आदमी नहीं है रघु। उसकी हवेली, उसका बड़ा घर, उसका सब कुछ किसी खून पसीने की कमाई से नहीं आया है। वह उस जमीन से बना है जिसे हम सब ने हल चलाया है, लेकिन उस जमीन को हथियाने के लिए उसने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं सोच सकता। रघु का चेहरा अब डर और उलझन से भर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसके दादा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? सेठ ने ऐसा क्या किया? सेठ चौरसिया ने उस दिन हमारे साथ मिलकर एक चक्रव्यूह रचा था। हम जानते नहीं थे, लेकिन वह हर कदम पर हमें जाल में फंसा रहा था। उसने हमें हमारी जमीन और मेहनत से दूर किया ताकि वह अकेला राजा बन सके। बाबा, तो हम अब क्या करेंगे? हमारी जमीन, हमारा घर, सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है रघु। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक उम्मीद और जमीन भी जिंदा है। हमें लड़ना होगा, लेकिन चुपके से। लेकिन बाबा, सेठ इतना ताकतवर है, हमारे पास क्या है? हमारे पास वो है जो सेठ के पास नहीं। हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत और हमारी जमीन। जो सेठ ने हमारी मेहनत से लिया, वह कभी उसका नहीं हो सकता। रघु फिर से जमीन को देखता है, जैसे उस पर नई उम्मीद की लकीरें बन रही हों। लेकिन यह लड़ाई किसी आसान रास्ते पर नहीं है। रघु, हम यह लड़ाई सच्चाई से लड़ेंगे। हम कभी भी झुके नहीं हैं। यह जमीन हमारी है और हम इसे वापस लाएंगे। रघु अब और भी मजबूत महसूस करता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि साहस है। दोनों के बीच एक साइलेंट वादा बनता है। गांव का मुख्य चौक, जहां सेठ चौरसिया का घर दूर से दिख रहा है। चौक में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हैं। लोग गमगीन और परेशान दिख रहे हैं और बातचीत में डर साफ झलकता है। लक्ष्मण और रघु अब गांव के चौक में खड़े हैं, जहां सेठ का नाम हर जुबान पर है। सेठ की ताकत उसकी सच्चाई को छुपाने में है रघु। हम वही सच्चाई उजागर करेंगे। लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? सब डरते हैं सेठ से। हम अकेले नहीं हैं। देख, लोग हमें देख रहे हैं। अगर हम एकजुट हो गए तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा बाबा? हमें सेठ की साजिशों को सामने लाना होगा। उसकी ताकत उसकी झूठी कहानी पर आधारित है। गांव के कुछ लोग धीरे धीरे नजरें बदलते हैं, जैसे कि वे अब डर कम महसूस कर रहे हों। लक्ष्मण की आंखों में दृढ़ता है। अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी चुप रहेंगी। रात का समय है। हल्की रोशनी है, लेकिन माहौल भारी है।
लक्ष्मण अकेले गांव के पुराने कुएं के पास आता है। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन है। उसके पीछे से आवाज आती है रघु की। रघु कुएं की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर कुछ खोया सा भाव है। हल्की हवा चल रही है। ये वही कुआं है रघु, जहां सेठ चौरसिया ने सब कुछ शुरू किया था। कुआं? लेकिन ये तो सालों से सूखा पड़ा है बाबा। सूखा नहीं पड़ा, सूखा कर दिया गया। यहाँ से पानी नहीं, एक राज निकला था और उस राज को छुपाने के लिए किसी की आवाज हमेशा के लिए डुबो दी गई थी। कौन था बाबा? कौन था जो बोल भी नहीं सका? तेरे ताऊजी और मेरा बड़ा बेटा भोला। बहुत सीधा साधा किसान था वो। उसे बस सच बोलने की आदत थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई बेटा। और आपने कुछ नहीं किया बाबा? मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने ही उसे खोया था। लक्ष्मण नीचे बैठ जाते हैं, हाथ से मिट्टी को छूते हैं। उसकी आवाज टूटती है, लेकिन शब्द अब भी भारी है। भोला ने देखा था कि सेठ हमारे गांव के कागजों से खेल रहा है, नकली दस्तावेज बना रहा है। उसने जाकर चौपाल में बताया, पर सेठ चुप नहीं बैठा। उस रात वो भोला को यहाँ ले आया और फिर वो कभी वापस नहीं आया बेटा। रघु का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि ज्वाला है। मैं डर गया था रघु, सेठ का डर और अपने परिवार को बचाने की मजबूरी ने मेरी आवाज छीन ली। तो अब मैं वो आवाज बनूंगा बाबा, जो उस दिन डुबो दी गई थी। तू कर सकेगा बेटा ये सब? जब सब डरते हैं, जब गांव वाले सिर्फ अपने खेत बचाना चाहते हैं सेठ से। मैं डरूंगा नहीं बाबा, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपनी जमीन नहीं, अपनी विरासत के लिए लड़ रहा हूँ। और जो कुआं एक गवाह को निगल गया था, अब वो हमारी सच्चाई उगलवाएगा। लक्ष्मण कुएं में लालटेन की रोशनी डालता है और रघु कुएं की अंदर की दीवार पर एक पुराना कागज चिपका हुआ देखता है। शायद कोई अधूरा दस्तावेज, शायद सबूत। रघु जब भी अपने बाबा के साथ सेठ चौरसिया की हवेली की तरफ जाता है, चारों तरफ सन्नाटा है। हवेली के एक ओर पुरानी गाय खड़ी है, दूसरी ओर एक पुराना झूला हिल रहा है। कुछ देर बाद अंदर से सेठ चौरसिया बाहर आता है। लक्ष्मण, कौन सी हवा तुम्हें मेरे दरवाजे तक ले आई? और ये कौन है तुम्हारे साथ में? नाम मत भूलिए सेठ जी, मैं उसी किसान का पोता हूँ जिसकी जमीन आपने धोखे से कब्जा ली है। इसका बोलने का अंदाज तो बिल्कुल भोला जैसा है। वो भी ऐसे ही बगावत की बातें करता था, फिर एक दिन चुप हो गया। चुप नहीं हुआ था सेठ, उसे चुप कराया गया था और हम उस चुप्पी की कीमत आज तक चुका रहे हैं। लक्ष्मण, तुम जैसे लोग सिर्फ रो सकते हो, खेत खोने पर आंसू बहाते हो, लेकिन लड़ नहीं सकते। सच की मशाल लेकर आए हो, जाओ पहले उस मशाल से अपनी हिम्मत तो जलाओ। सेठ जी, आपके झूठ इतने भारी हैं कि अगर वो हवा में भी उठ जाएं, तो आपकी हवेली की नींव हिल जाएगी। बड़ा बोलता है ये लड़का, मगर बोलने से क्या ही होता है। जमीन अब मेरे नाम पर है, कागज मेरे पास है, थानेदार
मेरी जेब में है और गांव वाले डरते हैं मुझसे। डर अब टूट रहा है सेठ, जैसे कुएं में पड़े सच को अब आवाज मिल गई हो। क्या बकवास है ये? किस कुएं की बात कर रहे हो? उस कुएं की जिसमें आपका लालच, आपका अपराध और हमारे ताऊ बोला की चीखें दबी हैं। हम वहां से कुछ ऐसा सुराग लाए हैं जिससे आपके लालच का महल डगमगा जाएगा। तुम्हें लगता है कोई पुराना कागज मेरे खिलाफ कुछ करेगा? मेरे आदमी उसे जलाकर राख कर देंगे। सेठ, अगली बार आग तुम लगाओगे तो धुआं तुम्हारी ही घर की छत से उठेगा। तुम लोग जानते नहीं कि किससे टकरा रहे हो। मैं इस गांव का राजा हूँ। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। आपने तो अपनी प्रजा को हमेशा दुखी किया है और उनकी बद्दुआएं ली हैं। अब ये गांव जाग रहा है सेठ, और तुम्हारी नींद टूटने वाली है। सेठ की आंखों में अब घबराहट है। वो कुछ कहने जाता है लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। लक्ष्मण और रघु मुड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। हवेली की दीवारों पर जैसे अब डर की दरारें पड़ रही हैं। जिसका सिंहासन झूठ से बना हो, उसका राज ज्यादा दिन नहीं टिकता। सुबह का समय है। हवेली के सामने रघु और सेठ की बेटी मालविका एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं। हवा में हल्की ठंडक है। रघु की आंखों में थकान है, पर आवाज में आज भी वही आग है। मैं आपके बाबा से नफरत नहीं करता, पर जब कोई जमीन छीन लेता है तो वो सिर्फ खेत नहीं लेता, किसी का बचपन, किसी का मान और कभी कभी किसी का अपना भी छीन लेता है। मुझे नहीं पता कि मैं उनकी बेटी बनकर तुम्हें जवाब दे रही हूँ या बस एक किसान बनकर सुन रही हूँ। आप जवाब मत देना, बस जाकर एक बार पूछ लेना उनसे कि क्या वो अब भी आईने में अपनी आंखें देख पाते हैं। मालविका रघु की आंखों में देखती है, फिर बिना कुछ कहे मुड़ जाती है और हवेली के तरफ चली जाती है। रघु अब नीम के पेड़ के पास खड़ा है और गहरी सोच में है। सेठ अकेला सोफे पर बैठा है। तभी मालविका अंदर आती है। उसकी चाल धीमी है, लेकिन आंखों में सवाल गूंज रहे हैं। बाबा, क्या आपने कभी आईने से नजर चुराई है? क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? रघु के पास जमीन के असली कागज हैं, वो जो उसके बाबा के दस्तखत वाले हैं, और ये जो आपके पास हैं वो अलग हैं। अदालत में क्या सही है वो मायने रखता है मालविका, और अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया था। और जमीन ने क्या फैसला दिया बाबा? सेठ उठता है और कमरे में टहलने लगता है। उसकी चाल भारी है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे पिताजी ने कहा था या तो जीतो या झुको मत। मैंने जीतने की राह चुनी और साथ साथ धीरे धीरे मैं लालची होता गया। रघु ने कुछ नहीं छीना बाबा, उसने तो सिर्फ वो मांगा जो उसका था। आपने जो छीना वो लौटाया जा सकता है अगर आप चाहें। ये गांव मुझे आज एक अमीर सेठ के नाम से जानता है, पर मेरे इस बड़े हुए लालच की वजह से मुझे अपने आप से खुद ही शर्मिंदगी हो रही है। मालविका चुप है, लेकिन उसकी आंखें कह रही हैं। वो सुन रही है, समझ रही है। आप अब भी वो बन सकते हैं बाबा, जो मैंने बचपन में देखा था। वो जो मुझे घोड़े की पीठ पर बैठाकर कहा करता था,
राजा वो जो सबसे पहले खड़ा हो जब कोई गिर रहा हो। अब उठिए बाबा और खड़े हो जाइए। सेठ की आंखों से आंसू नहीं बहते, पर वो अंदर से टूट चुका है। रघु के खेत से सिर्फ मिट्टी नहीं ली मैंने बेटा, उसका भरोसा भी छीना है। कल मैं खुद चलूंगा पंचायत में, देखते हैं कौन बड़ा है, सेठ या एक बाप। मालविका एक गहरी सांस लेती है। पिता की बात पर कुछ कहती नहीं, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद की झलक है। सच से भागने वाले बहुत होते हैं, पर जो सच के पास लौट आए वही असली राजा कहलाता है। सुबह का समय है। गांव के बीचों बीच पुरानी बड़ की छांव के नीचे पंचायत लगी है। गांव के लोग और किसान बैठे हैं। रघु भी अपने बाबा के साथ खड़ा है, आंखों में थकान पर उम्मीद लिए। भीड़ के बीच से धीरे धीरे सेठ आता है, आज पहली बार सिर झुकाए, बिना अपने सेवकों के। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल है। हवा में भारी सन्नाटा है। सबकी नजरें सेठ पर टिक जाती हैं। सेठ जी, आज आप खुद आए हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं गांव के सामने। मैं आज माफी मांगने आया हूँ, ना सोने की थाली में ना चांदी की जुबान से, बस अपने कंधों पर वो बोझ लेकर जो मैंने बरसों से छुपाया था। भीड़ में खुसर पुसर होती है। रघु चुपचाप देख रहा है। उसके चेहरे पर एक कड़ा संयम है। रघु, तेरे बाबा के साथ जो किया गया वो एक सौदा नहीं था, एक डकैती थी। मैंने तुझसे वो छीना जिसे कोई अदालत नहीं, सिर्फ इंसानियत लौटा सकती है। आज मैं तेरे सामने वो जमीन वापस करने आया हूँ। तेरे बाबा की मिट्टी, तेरी माँ की मेहनत, तेरे बचपन का सपना, सब कुछ। सेठ जी, जमीन का कागज लौटाने से अगर टूटे रिश्ते जुड़ जाते तो हर डाकू भी माफी मांगकर राजा बन जाता। आप माफी मांग रहे हैं या अपना बोझ हल्का कर रहे हैं? अपना बोझ नहीं, अपनी औलाद की आंखों से शर्म हटाने आया हूँ। मैं जानता हूँ एक दस्तखत से इज्जत नहीं लौटती, इसलिए आज मैं सबके सामने तेरे साथ वहीं खड़ा हूँ जहाँ कभी तुझे गिराने के लिए खड़ा था। अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे, अगर ना चाहे तो जो सजा पंचायत तय करे मैं सिर झुकाकर सहूंगा। भीड़ में फुसफुसाहट होती है। कुछ बुजुर्ग सिर हिलाते हैं। मालविका दूर खड़ी सब देख रही है। उसकी आंखें भीगने लगी हैं। मेरे बाबा कहते थे, माफी वही मांगता है जो डरता नहीं, और माफ वही करता है जो बड़ा होता है। मैं बड़ा नहीं बनना चाहता सेठ जी, पर अगर आज आपको माफ ना करूं तो मैं भी उसी नफरत की जमीन पर फसल उगाऊंगा जो आपने बोई थी। जमीन मैं ले लूंगा क्योंकि वो मेरा हक है, पर भरोसा आपको फिर से जीतना पड़ेगा। खेत में हल चलाना आसान है सेठ जी, पर दिल में भरोसे की फसल उगाना साल लग जाते हैं इसमें। सेठ सिर झुका लेता है। पंचायत के बीच एक गहरी खामोशी है, जैसे पूरा गांव किसी पुराने घाव को भरते देख रहा हो। आज पंचायत तय करती है, रघु को उसकी जमीन वापस मिलेगी, और सेठ जी आप हर उस गरीब की मदद करेंगे जिसको आपने आज तक सताया है। आपको अब अपनी मेहनत से ही गांव वालों का भरोसा जीतना होगा। गलती से बड़ा उसका प्रायश्चित होता है। माफी मांगना हिम्मत है, लेकिन भरोसा कमाना तपस्या है। इंसानियत वही है जहाँ अन्याय का प्रायश्चित मेहनत से चुकाया जाए।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल टून संगम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।